2 डिग्री उन्होंने कहा था मैक्सिमम आप सोच सकते हो। अगर उससे ज़्यादा बढ़ने दिया तो फिर जो परिणाम है वो बहुत ही भयानक होने वाले हैं। 2021 में एक साइक्लोन आता है ताऊते, जो कि गुजरात के काफ़ी अंदर तक, दिल्ली तक उसका इम्पैक्ट था। ये अभी यूएन ने भी स्वीकार किया है कि ठीक है, लॉस एंड डैमेज फंड आपको बना के हम देंगे, जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज पैसा देंगी। अगर पैसिफिक का टेम्परेचर बढ़ता है पेरू और चिली की साइड पे, तो वो भारत के रेनफॉल के लिए भी खतरा है। 2023 के फरवरी मंथ में भारत ने 1901 के बाद सबसे ज्यादा भीषण गर्मी देखी थी फरवरी के महीने में। 100 1901 के साल बाद से ज्यादा। लगभग 100 साल से ऊपर। इथियोपिया में एक लंबे टाइम तक जो है पानी की भयंकर कमी थी। अभी मैं बात बता रहा हूँ 2011 के आसपास। ग्लोबल इवेंट का दूरगामी परिणाम आप अमेजन बेसिन्स देखो इस बार। नमस्कार, इन्फॉर्म भारत पर आप सबों का स्वागत है। मैं हूं कनिष्क शेखर और मेरे साथ हैं प्रेम सोनाली जी। आज हम बात करने वाले हैं हीट वेव पर और इनसे जानेंगे, चूंकि ये इनका विषय भी है, अच्छी खासी इनको इस विषय पर ज्ञान हासिल है, तो हमारे साथ ये आज बताएंगे कि कैसे हीट वेव आता है, किस तरह से ये फॉर्म होता है, इसके परिणाम क्या होते हैं और इसके दूरगामी और लघुगामी क्या परिणाम हो सकते हैं। तो प्रेम सर से जानते हैं कि ये हीट वेव क्यों हो रहा है। और एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गर्मियाँ तो पड़ती हैं और उत्तर भारत खासकर हीट वेव की चपेट में हर साल रहता है, पर इस बार 2024 में ऐसा लग रहा है कि ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी खिंच गई है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है और ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया की बात नहीं है, भारत के अधिकांश क्षेत्रों में ऐसी ही इंटेंस हीट वेव दिख रही है। बिल्कुल। तो इस साल ऐसा क्या हो गया है? क्या हम सही आकलन कर रहे हैं? क्या ये कहना सही होगा कि इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ रही है? बिल्कुल आपने सही कहा गणेश जी। गर्मी काफ़ी ज़्यादा, अभी हीट वेव बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसके पीछे ना बहुत सारे कारण हैं। मैं आपको अगर मोटा-मोटी कहूँ तो एक अगर जो सिंपल कारण आपको कहीं भी मिलेगा उसके पीछे यही होगा, ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन मैं थोड़ा-सा इसमें आपको और अंदर तक ले जाऊँगा। इस बार नहीं, 2023 से ये प्रक्रम चालू हो चुका है। अच्छा। 2023 में हमने अनयूजुअल हॉट जो टेम्परेचर्स थे वो देखे हैं और अभी तक उनके पीछे हम कारण नहीं समझ पा रहे हैं प्रॉपर। कुछ-कुछ कारण समझे, प्रॉपर नहीं समझ पा रहे हैं कि इतने ज़्यादा क्यों थे। ये एक चीज़ कि कोविड के समय कहीं न कहीं थोड़ा-सा पॉल्यूशन कम हो गया था और हीट वेव पर या ग्लोबल वार्मिंग पर कुछ अनुकूल प्रभाव बिल्कुल, पड़ा था क्या? बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। हुआ था? बिल्कुल पड़ा था। क्योंकि देखिए, सीधी-सी बात है, आपकी जो ह्यूमन बीइंग है, हम बाहर जाते हैं, जो हाँ। एक्टिविटीज़ करते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है, अगर वो सब आप बंद कर देंगे तो डेफ़िनिटली उनका जो इम्पैक्ट है, वो आपको कोविड के टाइम पे नहीं देखने को मिला और वो बहुत मेजर इम्पैक्ट होता है। आपको धीरे-धीरे उस पे बात करेंगे अपन। तो जी। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है और वापस से पोस्ट कोविड न्यू नॉर्मल जो एस्टैब्लिश होता है, 2023 की आप बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल। 2023 में ऐसा क्या हुआ जो ये हीट वेव इतनी पराकाष्ठा पर पहुंचने लग गया या अभी और आगे जाएगा? जी। अ, अभी और आगे जाएगा ये मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि एक ऐसा पैनल मतलब है। ऐसा मत बोलिए कुछ। बिल्कुल। एक पैनल है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन फॉर क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज, चेंज, जी हाँ। आईपीसीसी। हुँ, उसकी एक रिपोर्ट तैयार होती है जिसका नाम होता है स्पेशल एडिशन ऑफ रिपोर्ट 1.5 डिग्री सी। उसमें ये मेंशन करते हैं कि अगर इस सदी के अंत तक आपने टेम्परेचर जो बढ़ता जा रहा है उसको अगर 1.5 डिग्री से ज़्यादा बढ़ने दिया, हाँ। या फिर 2 डिग्री उन्होंने कहा था मैक्सिमम आप सोच सकते हो, अगर उससे ज़्यादा बढ़ने दिया तो फिर जो परिणाम है वो बहुत ही भयानक होने वाले हैं। तो 2 डिग्री से कितना, अगर 24 या 26 हो गया तो कितना फ़र्क पड़ जाता है इससे बहुत ज़्यादा बताइए? फ़र्क पड़ता है, क्योंकि देखिए हमें तो पता नहीं चलता है ऐसे में, बट बिल्कुल। देखिए, ऐसा होता है कि जब भी आपका तापमान बढ़ेगा ना, उसके जो इम्पैक्ट होते हैं वो बहुत मल्टी डायमेंशन में कनेक्ट होते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा-सा इम्पैक्ट बताऊँ, आपके जो ग्लेशियर्स हैं वो धीरे-धीरे रिसीड हो रहे हैं ठीक और है, ग्लेशियर का पानी अल्टीमेटली कहाँ पहुँच रहा है? समुद्रों समुद्र में। में हाँ। समुद्रों का लेवल बढ़ेगा। अब जैसे ही समुद्रों का लेवल बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ पे और ज़्यादा हीट बन रही है। अब आपके साइक्लोन बनने के लिए 2 सबसे सूटेबल कंडीशन चाहिए होती हैं। बहुत सारी कंडीशन है पर 2 मैं आपको बताता हूँ। एक तो वाटर की सरफेस, दूसरा टेम्परेचर बहुत, मतलब 27 डिग्री सी के आसपास। हुँ। अब ये दोनों ही चीज़ें आपके साइक्लोन्स को सपोर्ट कर रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी सपोर्ट कर रही है। तो उसकी वजह से साइक्लोन आने का जो क्रम है वो बढ़ गया है। उनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत भयानक हो चुका है। जनरली जो साइक्लोन होते हैं बे ऑफ बंगाल में जो ओरिजिनेट होते हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं भारत के जो आपका ईस्ट वाला कोस्ट है, यानी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल, ये ज़्यादा इम्पैक्ट में आते हैं।
जबकि आपका जो वेस्टर्न साइड ऑफ ओशन है, यानी कि अपन कहें कि लक्षद्वीप के आसपास, यहाँ पे अगर कोई साइक्लोन बनता है तो वो जनरली भारत को इतना हिट नहीं करता। लेकिन 2021 में एक साइक्लोन आता है ताउते, जो कि गुजरात के काफी अंदर तक, दिल्ली तक उसका इम्पैक्ट था। तो अच्छा। इसके पीछे भी रीजन एक ही है कि आपका जो क्लाइमेट के जो सीक्वेंस चेंज हो रहे हैं, जो पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, वो इनवाइट कर रहे हैं। एक तरह से आप इनविटेशन दे रहे हो साइक्लोन को कि भाई आइए अंदर, वी आर हियर टू हेल्प यू। नहीं तो साइक्लोन आपके लैंड पे आते ही खत्म होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होना चाहिए। विषय जी। आपका है, आपके पास बेहतर जानकारी है जी। इसके बारे में, बट मुझे ऐसा लगता था कि बहुत मतलब हाई स्कूल में हमने पढ़ा था कि वही जो आपने बात बताई कि ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, तो आइलैंड सबमर्ज हो जाएंगे। सर आज हम पढ़ा रहे हैं और जब हम पढ़ते थे तब ये बातें सुनते थे। जी। तो 10-15 साल में ऐसा कहीं हुआ क्या कि कोई आइलैंड सबमर्ज हो गया या समुद्र का लेवल इतना बढ़ गया कि उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया है? बिल्कुल हो रहा है ऐसा। और खास करके जो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं, वनावातु है, ये यहाँ पे पलायन स्टार्ट हो चुका है। कोस्टल एरियाज जो हैं काफी हद तक सबमर्ज हो चुके हैं। इनफैक्ट जो मैं आपको रिपोर्ट बता रहा था आईपीसीसी की, हाँ। इसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि भारत के भी कई कोस्टल जो सिटीज हैं, खास करके मुंबई का वहां पे जिक्र है कि वो आने वाले समय में सबमर्ज हो सकती है अगर आपने टेम्परेचर राइज को नहीं रोका तो बिल्कुल हो रहे हैं। और इसीलिए आपको अभी सुना होगा आपने कि एक डिमांड इन कंट्रीज ने की है कि भाई हमारे को जो नुकसान हुआ है, लॉस एंड डैमेज फंड आपने हाँ, सुना वो होगा, अभी तो आया था ना हमारे को जो पेरिस ये वाले में। नुकसान हुआ है, हम छोटे कंट्रीज हैं, गरीब कंट्रीज हैं, और हम सबसे ज्यादा सफर करने वाले कंट्रीज हैं। अगर कहीं भी सबसे पहले आपको इम्पैक्ट दिखेगा तो यही स्टेट डूबेंगे, छोटे छोटे। तो हमें भाई आप फंड दीजिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हम कैसे उससे लड़ाई लड़ें जो क्लाइमेट चेंज है। तो उसके लिए अभी यूएन ने भी स्वीकार किया है कि ठीक है, लॉस एंड डैमेज फंड आपको बना के हम देंगे, जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज पैसा देंगी। बिल्कुल बनाया हमने। अब जरा इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें कि ये 23 से ऐसा क्या हुआ 2023 से जो इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है? ठीक है। कौन सी प्रक्रिया है जो इतनी गर्मी को ला रही है? देखिए, इस बार मैं आपको पहले इस बार की बात करते हैं। इस बार में जो फैक्टर्स की बात करूं तो बहुत टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, बट सिंपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं एल नीनो, एल नीनो और नालीना। ला नीना। एल नीनो के केस में क्या होता है, एल नीनो भारत के रेनफॉल के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे जो ऑस्ट्रेलिया के पास टेम्परेचर है वाटर का, वो कम होके पेरू की तरफ शिफ्ट होता है। सरल शब्दों में अगर आप एल सरल नीनो को शब्दों में बता अगर पाएं कि एल नीनो से क्या होता है, कैसे आता है? चलिए और सरल लगते हैं इसको। एल नीनो जब भी कंडीशन होगी, पैसिफिक आपका जो ओशियन है वो वार्म हो जाएगा। अच्छा। अगर पैसिफिक का टेम्परेचर बढ़ता है पेरू और चिली की साइड पे, तो वो भारत के रेनफॉल के लिए भी खतरा है, क्योंकि भारत का रेनफॉल भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड पेरू है। और चिली दक्षिण अमेरिका, साउथ जी। अमेरिका। जी। तो वहां पर अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो भारत की तरफ भी उससे कुछ जी। इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ता इम्पैक्ट है। पड़ता है। ठीक। तो ये इम्पैक्ट नेगेटिव होता है, जिसमें हमारा जो रेनफॉल है वो कम हो जाता है। अब पहली बात तो ये है कि एल नीनो के कारण अभी हमारा जो मॉनसून है वो डिलेड हो रखा है। यानी कि बारिश जो एक एक कम से कम कन्वेक्शनल बारिश होनी चाहिए थी। जब भी आपने देखा होगा बहुत ज्यादा हीट बढ़ जाती है, तो एक छोटा सा बारिश का झोंका आता है और थोड़ा सा टेम्परेचर कुछ टाइम के सुकून लिए मिलता है हल्का हो थोड़ा। जाता है। हाँ, हाँ। लेकिन वो अभी आप नहीं देख रहे ना, दिल्ली में अभी तक आपने नहीं देखा होगा। तो एक बड़ा कारण है कि एल नीनो की जो कंडीशंस हैं वो हमारे लिए और ज्यादा मुसीबत पैदा कर रही है, नंबर एक। नंबर दो मैं आपको समझाऊं तो एक होता है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन का मतलब होता है कि जो चक्रवात होता है बिल्कुल उसका उल्टा। चक्रवात में आपको बारिश दिखेगी, ये होता है चक्रवात का बिल्कुल उल्टा। यानी कि मैं थोड़ा सा अगर आपको समझाऊं तो अपर जो एटमॉस्फेयर है या ऊपरी जो हमारा जो वातावरण है, उसमें हवाएं नीचे की तरफ उतर रही हैं। जब भी हवाएं ऐसे नीचे उतरेंगी तो आप ध्यान रखिए कि वो नीचे का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा देती हैं। अब जब नीचे उतर रही हैं, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है, चक्रवात पे उल्टी कंडीशन है, तो वो और ज्यादा हमारे यहाँ पे हीट को ट्रैप करके रखी हुई है। आप ऐसे समझिए कि कुकर है और उसकी सीटी को आप रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो कुकर के अंदर क्या होगा, तापमान बढ़ता तापमान जाएगा बढ़ ना। जाएगा जी। तो एक कारण ये हो गया, एक एल नीनो हो गया। हाँ। तीसरा कारण मैं आपको समझाता हूँ। अब हम चलते हैं 2023 पे। 2023 में मैं आपको बात बता रहा हूँ फरवरी मंथ की। 2023 के फरवरी मंथ में भारत ने 1901 के बाद सबसे ज्यादा भीषण गर्मी देखी थी फरवरी के महीने में। 100 1901 के साल बाद, से ज्यादा। लगभग 100 साल से ऊपर। अब ऐसा क्या हुआ था, तो हमारे यहाँ पे एक आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, मावट। आपने सुना है मावट क्या होती है? जो सर्दियों में बारिश होती है, बिल्कुल, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस शायद इसे वेस्टर्न कहते हैं। डिस्टर्बेंसेस। तो ये जो मावट होती है, सर्दियों में बारिश आती है। इसके चलते आपकी जो रबी की फसल है,
यानी मैं बहुत सिंपल बताऊं तो गेहूं की फसल जो पंजाब और हरियाणा में होती है उसको काफी फायदा मिलता है हाँ, जब भी ठीक है। सर्दियों में बारिश होगी। अब ये बारिश होती कैसे है, इसको बारिश को लाने वाला जो है उसको हम बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, अगर मैं हिंदी में बताऊं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेस्टर्न वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, हाँ। डिस्टर्बेंसेस। ये एक्चुअली में यूरोप के पास मेडिटेरेनियन नाम का एक सी है, वहां से कैस्पियन सी से हवाएं अपने साथ मॉइस्चर लेके चलती हैं और हिमालय के पास आके वो बर्फबारी और पंजाब के पास आके वो रेनफॉल कराती हैं, जिसी को आप रेनफॉल को मावट बोलते हो। ये मावट हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इससे हिमालय में ग्लेशियर बनते रहते हैं, आपका बर्फ बर्फ गिरती पड़ती है, है तो बर्फबारी हाँ, होती है, नदियां बहती रहती हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी है। और पंजाब में फसल बढ़िया होती है। जो बारिश होती है बिल्कुल, थोड़ी। बिल्कुल। अब क्या हुआ कि ये आपके पास पश्चिमी विक्षोभ आएँगे अक्टूबर से मार्च के बीच में, ऐसा सर्दियों हमने में, ट्रेंड देखा है, और सर्दियों में। 3 से 4, 4 से 5 ऐसे पश्चिमी विक्षोभ हर महीने आते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी फ्रीक्वेंसी और आने का जो सिलसिला है वो बहुत चेंज हो गया है। अब इसके पीछे फिर मैं टेक्निकल में नहीं जाऊँगा, बस आप हुँ, इतना हुँ। ही समझिए क्योंकि आर्कटिक में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उससे ये पश्चिमी विक्षोभ भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। आर्कटिक आर्कटिक में में यानी ग्लोबल नॉर्थ पोल वार्मिंग के के आसपास। कारण जी। जो टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है, उससे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने आने-जाने का का समय सिलसिला, थोड़ा-सा आने ऑल्टर की हो रहा है, फ्रीक्वेंसी और आने का जो स्थान है, गंतव्य स्थान, वो भी परिवर्तित बदल हो रहा है, रहा है। चेंज हो रहा है। तो फरवरी में क्या हुआ कि फरवरी में हमारे पास एक भी पश्चिमी विक्षोभ नहीं आया। अच्छा, इसके चलते पता है आपको क्या हुआ? नहीं फरवरी समझा। में तापमान इंडिया का इतना बढ़ गया कि भारत सरकार को हीट वेव की वार्निंग डिक्लेयर करनी पड़ी, खास करके राजस्थान के लिए, हरियाणा के लिए, फरवरी के महीने में? फरवरी के महीने में, गुजरात के एरियाज़ के लिए, क्योंकि हमारे पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नहीं थे। जो बारिश होती है, थोड़ा बहुत उनसे टेम्परेचर रिलीज़ होता था फरवरी हुँ। में, वो नहीं थी। और आपको इसी दौरान आपको पता होगा भारत सरकार ने गेहूँ के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था, 2023 में, हाँ, 22 हाँ, में। बिल्कुल लगा था इस एक बार। कारण ये भी था क्योंकि गेहूं की फसल हम सोच रहे थे कि काफी कम होगी क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ नहीं आए थे, अच्छा, तो इसलिए हमें बैन लगाना पड़ा। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो फसल की जो गिरावट आने वाली है जिसके चलते हमें बैन करना होगा, दूसरों को कहाँ से दोगे जब खुद के देश में प्रोडक्शन कम हो हाँ, जाएगा। बिल्कुल। अब उसके चलते हुए हमारी गर्मी बहुत ज्यादा भीषण हो गई। तो एक ये जो है ना, इनका आने का जो सिलसिला है, जो इनकी फ्रिक्वेंसी है, अगर वो डिसरप्ट होगा तो ना सिर्फ ये तापमान बढ़ा रही हैं, जो कि अभी हम देख रहे हैं, इस साल जो तापमान बढ़ रहा है, 2023 का जो तापमान था उसके पीछे इनका भी रोल था। ठीक है, अभी तक हम समझ रहे हैं, अभी तक स्टडीज चल रही हैं, लेकिन एक रोल इनका भी था, फरवरी में आपको हीट वेव डिक्लेयर करनी पड़ी। तो ये मोटे मोटे कारण है जिनसे हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस का होना, एल नीनो का होना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की फ्रिक्वेंसी का चेंज होना, और ग्लोबल वार्मिंग तो ओवरऑल है ही। तो ये एल नीनो का जो प्रभाव पड़ रहा है या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो इरेगुलर तरीके से आ रहे हैं, इसको सही करने का कोई तरीका है क्या? या ये एक कुदरती फिनोमिना है जिसमें इंसानों का ज़्यादा जोर नहीं चलता है? या कुछ ऐसे बिहेवियरल चेंजेस हैं जिनको अपनाकर शायद हम इन चीज़ों की तीव्रता को थोड़ा कम कर सकते हैं? बिल्कुल कम देखिए कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं कर सकते, लेकिन जब भी एक कॉन्सेप्ट होता है इकोलॉजी में, पारिस्थितिकी तंत्र में, जिसको हम बोलते हैं कि जो प्लेनेटरी बाउंड्रीज होती हैं, प्लेनेट में आपका जहाँ पे ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करता है उसकी कुछ बाउंड्रीज हैं। बिल्कुल। अब उस बाउंड्रीज के बाहर जाके अगर आप कंजम्पशंस करोगे, जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ डेटा, ये मेरा डेटा नहीं है, ये ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क का डेटा है। उसके हिसाब से अभी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो 2.7 अर्थ, यानी कि 2.5 गुना पृथ्वी मिनिमम, 2.7 ढाई से मतलब भी 2.5 से ज़्यादा। भी ज्यादा, हुँ। 2.5 गुना पृथ्वी के जितना कंज्यूम कर रहे हैं। हमारे पास पृथ्वी एक है, कंज्यूम हम इतना कर रहे हैं जैसे हमारे पास 2.5 पृथ्वी हो। कहीं न कहीं बढ़ती हुई जनसंख्या भी इसके बिल्कुल, पीछे बिल्कुल, बिल्कुल। तो बढ़ती हुई जनसंख्या, हमारे ट्रांसपोर्ट, हमारी इंडस्ट्रीज़, हमारे जो ग्लोबल एमिशंस हैं, वो सब इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं। और इसके चलते हुए बहुत ज़्यादा हमारे को टेम्परेचर राइज़ देखने को आने वाले समय में मिलेगा, अगर हमने कुछ नहीं किया तो। बिल्कुल मिलेगा। तो इसको रिवर्स करने का कोई तरीका ऐसा एज़ सच नहीं है, लेकिन चूँकि आपने कोविड में आपने ज़िक्र किया था, कोविड में आपने देखा होगा कि नेचर खुद को हील करती है। आप टाइम दोगे तब ना, नदी अपने आप को रिसाइकिल कर लेगी, अगर आप उसको बहने देंगे कुछ टाइम के लिए अनइंटरप्टेड, नेचुरल कोर्स जो नेचुरल है। कोर्स में अगर आप हुँ। उसको बहने देंगे लेट्स से 10 किलोमीटर, तो वो अपने आप को रिसाइकिल करता है वाटर, लेकिन हम उसको बहने ही नहीं दे रहे ना। आप 10 किलोमीटर भी उसको बहने नहीं दे रहे, बीच में इंटरप्ट कर देते हैं, कुछ डंप कर देते हैं, कुछ बॉडीज डाल देते हैं, डैम्स वो बन जाते रिसाइकिल हैं। नहीं कर पाती। अभी आपको अभी अब हीट वेव पे बात ही हो रही है, शहरों की भी बात करेंगे, कैसे शहर जो है वो खुद को हील नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये हीट वेव आप बता रहे हो कि मोस्टली एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज मतलब इंसानों के कारण ही
ये सब देखने को मिल रहा है। हम्म, इसके परिणाम कहाँ-कहाँ पड़ते हैं, और अपार्ट फ्रॉम जो हमें गर्मी लग रही है, हम्म। दूरगामी परिणाम क्या होते हैं? व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इन रिपरकशंस ऑफ इट? देखिए, लॉन्ग टर्म तो बहुत ही भयानक है। पहले मैं बता आपको दें। शॉर्ट टर्म पे लाता हूँ। अभी आप देखिए ना कि बैंगलोर वाटर क्राइसिस आपने सुना होगा। बैंगलोर में पानी का लेवल जा चुका है। तो क्या ये हीट वेव से है कि अंडरग्राउंड वाटर ओवरऑल तो सूख जा रहा है? ओवरऑल तो देखिए ना, हमारे ही कारण है ना। हमने अर्बन सेटअप ऐसे बनाया है कि जो रेन वाटर होता है उसको हम हार्वेस्ट नहीं कर पा रहे। आप अच्छा। कंजम्पशन पैटर्न्स आपके ऐसे हैं कि ओवर आप यूज कर रहे हो इसे एक्सेस में। ज़रा बताएँ कि कैसे रेन वाटर को हार्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल। जैसे आपने पूरा शहर बना दिया कंक्रीट का। आपने कहाँ स्पेस छोड़ा कि बारिश का पानी जाके अंदर आपके जो वाटर लेवल ज़मीन है, सोख नहीं बिल्कुल पाता है कहाँ उसे, सोख पा रही है। क्योंकि सड़कें बनी हुई सब हैं, सड़कें बनी हुई हैं, घर बने आपका हुए हैं। कंक्रीट बना हुआ है। घरों में आप देखो कहाँ आपका कच्चा घर है कच्चा घर। पहले के जो घर होते थे उनकी डिज़ाइन देखो आप, कच्चा एक एरिया छोड़ा जाता था जिसमें पेड़-पौधे होते आँगन थे। वाला घर होता था। ताकि ताकि ये सब नेचुरल चीज़ें थी। हमारे जो एंशिएंट लोग थे ना, जो मैं कहता हूँ बहुत विज़डम वाले लोग थे। बिल्कुल, उनके सही कह घरों रहे की हैं। डिज़ाइन प्रकृति के खिलाफ नहीं थी, प्रकृति के साथ थी। तो हुँ। वो सारी चीज़ें हम अभी मिस कर रहे हैं। हमारे अर्बन सेटअप बहुत ही आप देखो बिल्डिंग्स कैसी बना रहे हैं। आप बहुत दूर नहीं जाते, हम गुड़गाँव में बात कर रहे हैं। गुड़गाँव में आपने बिल्डिंग्स देखी बड़ी-बड़ी एमएनसीज़ की, शीशे काँच की पूरी बिल्डिंग्स शीशे हैं। की हैं। अब शीशे का आपने ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट पढ़ा होगा। बिल्कुल, हाँ। अब आप क्या कर रहे हो? आप ऐसा बिल्डिंग सेटअप बना रहे हो एमएनसी होके, जिनको साइंस की कमी होगी इनके पास, साइंस की नॉलेज की कमी होगी, नहीं ना? क्यों बना रहे हो भाई? ऐसा क्यों करते हैं फिर? अंदर एसी चला के 19 डिग्री 18 डिग्री टेम्परेचर करके आप ऐसी बिल्डिंग बना रहे हो जो पूरी तरह से बिल्कुल मतलब ऐसा कहो कि भट्टी बन जाती है दिन के टाइम में गर्म होके, अगर एसी नहीं चलाओ तो। फिर आप चलाते हो एसी। एसी से क्या कर रहे हो आप? एसी से वही हीट, आपका जो कंप्रेसर चल रहा है वही बाहर रिलीज हो रही है। तो आप ऐसी बिल्डिंग्स बना रहे हो जो नेचर के अगेंस्ट हैं, और उसको जबरदस्ती आप ठंडा करने के लिए एसी चलाते हो। और वही एसी जो है आपको चलाने के लिए कहाँ से एनर्जी आती है? थर्मल पावर प्लांट से, जो कहीं न कहीं पे कोयला जला के कोयला आपके लिए जला बिजली के, बना रहा मतलब है। ये पूरी प्रक्रिया ही जुड़ी हुई है, ऐसी है, बिल्कुल। आपस में कनेक्टेड है। अब आप देखो पूरी-पूरी रात ऑफ़िसेज़ चलते हैं, ऑफ़िसेज़ में एसी चलते हैं, लाइट चलती है। पहले रात को शहर सो जाया करते थे। शहर के पास हाँ, टाइम होता था हील करने का। नेचर खुद को हील करती थी रात में, तभी तो कहते हैं हम सो जाएँ ताकि हम रिचार्ज हो सकें। आजकल शहर कहाँ सोते हैं? आप 2 बजे जाइए, 3 बजे जाइए, शहर आपको चलता हुआ मिलेगा और एसी आपको चलते हुए मिलेंगे। पूरी-पूरी रात एसी चल रहे हैं, तो वो हीट रिलीज़ हो ही रही है। उतना समय ही नहीं मिल रहा शहर को कि अपने आप को वो हील कर पाए। इसलिए सुबह आजकल सुबह नहीं होती, सीधा दोपहर होती है। आप देखो टेम्परेचर कितना एक होता है। बहुत बड़ा तबका है दिल्ली एनसीआर में जो रात को पराठे और चाय की तलाश में बिल्कुल, निकलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी जो स्टाइल है, रहने की आदतें हैं, वो सब आजकल वो एक मुझे याद है मोदी जी ने एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल दिया था। अभी जब यूएन की मीट हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि प्रो प्लैनेट पीपल बनाने चाहिए। प्रो प्रो प्लैनेट प्लैनेट पीपल, हाँ। प्रो प्लैनेट मतलब जो प्लैनेट को समझें, जो हाँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आइडिया को समझें, प्रकृति के खिलाफ ना जाके प्रकृति के साथ खुद को आगे बढ़ाएँ। तो ये कैसे ये सब कर सकते हैं? इसके कुछ आप स्टेप्स बताएँ जो लोग प्रकृति के साथ हो सकते हैं? स्टेप्स पे मैं आऊँगा, लेकिन सर जब आपने इम्पैक्ट पूछे मुझसे, हाँ, इम्पैक्ट भी तो बताएँ। इम्पैक्ट तो हाँ। अभी तो हमने इम्पैक्ट बात ही हुँ। नहीं करी है। एक मैं आपको केस स्टडी बताना चाहूँगा यहाँ पे। ब्रिटेन आपने देखा होगा, ब्रिटेन का क्लाइमेट कैसा है आपके बढ़िया हिसाब माना से? जाता बढ़िया है, और क्लाइमेट है? लोग जाना भी चाहते हैं गर्मियों में भारत से वहाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ पे एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास रहता है, ठीक अच्छा। है? बहुत अच्छा क्लाइमेट माना जाता है। सर्दियों में शायद थोड़ा-सा नहीं, विंटर्स ठीक बढ़ते हैं। रहता है क्योंकि वहाँ पे ओशियनिक जो आपका मॉडरेट कर देता है हाँ, टेम्परेचर, राइट। ओशियंस का होना वहाँ पे अच्छा है। अब वहाँ पे 2021 में 40 डिग्री सी टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 8 दिनों तक लगातार, 40 डिग्री था। 40 डिग्री। अब 20 डिग्री उनका एवरेज था, 40 डिग्री 8 दिन तक। 8 दिन में लगभग 1600 से ज़्यादा मौतें एक्स्ट्रा हुई जो नॉर्मल होती हैं, 1600 से ज़्यादा, 40 डिग्री में 40 1600। डिग्री में। इन्होंने 200 साल भारत पर राज कैसे किया फिर? भारत बड़े जैसे त त ता ताज्जुब की बात है कि 40 डिग्री सेल्सियस में अगर 1600 लोगों की मृत्यु होती है, जी। ठीक है, वो इसके लिए एक्टिवाइज़ नहीं है, इसलिए ऐसा हुँ। हुआ होगा। पर भारत में फिर कैसे रह गए थे इतने दिनों तक? मेरे ख्याल से तब इसलिए उन्होंने हिल स्टेशंस बनाए थे। हाँ, शिमला में रहते थे, डलहौज़ी में रहते हाँ, थे, बिल्कुल, मसूरी वगैरह मसूरी में रहते जो थे। अंग्रेज़ों ने ही डेवलप किया है, बिल्कुल। ऊटी एंड ऑल। और दूसरा, तब इतना टेम्परेचर भारत में भी नहीं होता था, नेचुरल पेड़-पौधे काफ़ी होते थे, तो पेड़-पौधों के नीचे भी चीज़ें संतुलित रहती हैं। तो उस हिसाब से रहते होंगे। हाँ, मैं आपको ब्रिटेन की स्टडी बता रहा था। तो
इस 1600 से प्लस मौतों को जब स्टडी किया गया तो उसमें पाया गया कि इसमें से 280 सिर्फ और सिर्फ हीट के कारण हुई है। अच्छा। सिर्फ हीट के कारण। अब आप सोचो वहां पे 40 डिग्री हुआ, 280 लोग सिर्फ हीट से मारे गए। भारत जिसमें मोस्ट ऑफ द तबका जो है इनफॉर्मल इकोनॉमी, हीट आप वेव जानते से हो कई लोगों की मृत्यु हुई कितने है, लोग हैं जो कितने बाहर रिपोर्ट्स ठेला आए लगा हैं। के, बिल्कुल कितने लोग हैं जो बाहर ठेला लगा के बैठे हैं, कितने लोग हैं जो रिक्शा चला रहे हैं, कितने लोग हैं बाहर, आप सोचिए। और उनके पास तो ऐसी लग्जरी नहीं है कि एसी चला के बैठे हैं। अब उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनका कंट्रीब्यूशन जो ग्लोबल वार्मिंग में है क्या है। मान लो एक ठेला लगा रहा है आदमी, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है? नहीं, नहीं मिनिमम है, कहा नगण्य जाएगा। है। हाँ, हाँ, हाँ। कंट्रीब्यूशन तो उनका है ना जो बिल्डिंग्स में रह के एसी चला रहे हैं, वो दोहरा नुकसान पहुंचा रहे हैं ना। तापमान भी बढ़ा रहे हैं सही कह शहर रहे हैं का, आप, जी। थर्मल एनर्जी भी यूज कर रहे हैं। हाँ। अब मार किसके ऊपर ज्यादा पड़ रही है? आप जो और हम जैसे लोग फिर भी एसी अफोर्ड करके बैठ जाएंगे, थर्मल कंफर्ट दे देंगे खुद को, लेकिन वो लोग कहाँ जाएं जिनका कंट्रीब्यूशन भी नगण्य है और उनके पास साधन भी नहीं है खुद को जो बचाने के। कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं के ऊपर परेशान भी मार वही है, लोग हैं। उन्हीं के ऊपर मार है पूरी। तो उसके चलते आप इंडिया की पॉपुलेशन को देखो और आप सोचो हमारे यहाँ पे कितनी मौतें होती होंगी अगर हुई हम है, एनालिसिस बिल्कुल। करने बैठ हाँ। जाएं तो। हीट के कारण, सिर्फ हीट के कारण। ये तो एक चीज बता रहा हूं मैं कि जो मौतें होती हैं हीट से, हीट जैसे जैसे बढ़ेगी आपके जो स्टिल बर्थ हैं वो बढ़ जाएंगी। स्टिल बर्थ समझते हैं आप? कि मतलब जो बच्चा होगा पैदा, वो उसमें जान नहीं होगी, ऐसे ही डिलीवरीज बढ़ जाएंगी। इन्फेंट मोर्टेलिटी यस, रेट वगैरह बढ़ आईएमआर जाते बढ़ हैं। जाएगा। तो बहुत सारी चीजें बढ़ जाएंगी, मेंटल स्ट्रेस बढ़ती है। और मेंटल स्ट्रेस खास करके ये यूरोप में भी स्टडी जो मैं बता रहा हूँ आपको, जियो स्टडी करके कंडक्ट की गई थी, जो मैं भी आपको फिगर दे रहा हूँ ये उसी के ही फिगर है। उसमें भी यही देखा गया था कि जो लोग मेंटल स्ट्रेस वाले हैं उनकी डेथ ज्यादा हुई थी। तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैज समथिंग टू डू विद मेंटल हेल्थ। यस यस, ऑफ कोर्स आपका प्रेशर बढ़ता है, डिस्ट्रेस बनती है आपको, मतलब उसके रिलेटेड जो डिप्रेशन होता है ऐसा वो। सुना है सर, जी, मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, कि ब्रिटेन में अगर कई दिनों तक बारिश 2-3 दिन लगातार हो जाती है तो लोग परेशान होके, मतलब उनके मेंटल हेल्थ के साथ दिक्कतें होती हैं। हाँ, वो थोड़ा जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, हम हाँ। कोविड में भी नहीं हुए थे तो हाँ, हाँ, जल्दी हो जाते हैं, सही कह थोड़ा रहे सा हो। हो जाता है जी। हुँ। तो हम इम्पैक्ट की फिर से मैं वापस चलता हूँ। हाँ, ये मैंने आपको हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट बताया। हाँ। अब आपको मैं आपको बताऊं अगर कि कैसे ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं उनसे और भी चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि ट्रैफिकिंग बढ़ जाती है वुमेन के ऊपर, जो ट्रैफिकिंग बढ़ जाती है हीट वेव से? बिल्कुल क्लाइमेटिक वल्नरेबल चेंज से, सेक्शन बिल्कुल जो बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इथोपिया आपने सुना होगा। हुँ, हुँ, हुँ। इथियोपिया में एक लंबे टाइम तक जो है पानी की भयंकर कमी थी। अभी मैं बात बता रहा हूँ 2011 के आसपास, भयंकर कमी। उसके चलते हुए आपको ये मतलब सुन के ताजुब होगा कि वहाँ के जो लोग थे उन्होंने अपनी बेटियों का एक्सचेंज किया कुछ पशुओं के बदले। मतलब अपनी बेटी दे दी पशु के बदले। क्या कहेंगे आप इसको? शादी? नहीं, नहीं, ये तो ट्रैफिकिंग ही हुआ ना। दुर्भाग्यपूर्ण है ये। बिल्कुल। दूसरा आपको मैं एग्जांपल देता हूँ नेपाल का। नेपाल में अर्थक्वेक से पहले 5 से 6 हजार ऐसे केस होते थे हर साल जिसमें ट्रैफिकिंग होती थी, वुमेन ट्रैफिकिंग, ठीक है, बांग्लादेश एंड ऑल बॉर्डर एरिया में। अर्थक्वेक आने के बाद यही फिगर 15 से 20 हजार हो गया। अच्छा। क्यों हुआ? क्योंकि उन लोगों के पास स्ट्रेस कुछ पड़ा ना लोगों के पास। इकोनॉमिक स्ट्रेस बढ़ा है, बिल्कुल लाइवलीहुड्स वेर लॉस्ट, तो बिल्कुल इस वजह से ही बिल्कुल उन लोगों को परेशानी हुई होगी। बिल्कुल। अब हीट वेव का ही मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए हीट वेव है आपके एरिया में, मतलब पानी की बहुत कमी हो गई है। पानी जनरली गांव में कौन लेने जाता है? महिला जाती हैं, हाँ, महिलाएं और महिला बच्चियां। जाती हैं। उनका स्कूल छूटेगा बच्चियों का। महिलाएं जाती हैं, बच्चियां जाती हैं। जब वो जाती हैं तो वहां पे उनके साथ वायलेंस भी होता है, हाँ, हाँ। तो वो वायलेंस भी बढ़ता है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने वो हर घर नल का बिल्कुल जो बिल्कुल। लेकर वो आए हैं, भारत एक्चुअली एक सरकार लेकर कहते आई हैं ना है। लॉ एंड ऑर्डर वाला इशू था। बिल्कुल सही बात है। उसमें जुड़ी हुई हैं चीजें कि ये सिर्फ शौचालय तक सीमित नहीं था, इसकी बहुत दूरगामी सोच थी कि वो जब बाहर जाती हैं तो बहुत खतरनाक होता है उनके लिए। तो इस तरह से और भी इंसिडेंट हैं बहुत सारे। मैं आपको अमेरिका का एग्जाम्पल दूं तो वहां पे हरिकेन आया था कैटरीना। उसके बाद जो डिजास्टर जो रिलीफ कैंप होते हैं उस कैंप्स में रेप्स के केस इतने ज्यादा रिपोर्ट किए गए। अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं। तो आप सोचो कितना भयंकर इम्पैक्ट है, खास करके वुमेन के लिए, खास करके बच्चों के लिए, खास करके गर्ल चाइल्ड के लिए, खास करके जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए। तो ये
एक बहुत अच्छी रिपोर्ट इंडिया ने इस बार दी थी जब G20 की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी। तो एक बहुत पहले आपने कमीशन सुना होगा, ब्रुकलैंड कमीशन। हाँ हाँ। इन्होंने कहा था कि नेचर के साथ साथ हमें डेवलपमेंट, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। और उसकी रिपोर्ट का फेमस नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। मतलब ये हमारा जो फ्यूचर है सबका मिलके है, पूरी प्लैनेट का, पूरी पृथ्वी का फ्यूचर है, इसलिए सबको साझेदार होना पड़ेगा। इंडिया ने इस बार जो रिपोर्ट दी उसमें कहा कि दिस इज नॉट आवर कॉमन फ्यूचर, ये हमारे लिए कॉमन फ्यूचर नहीं है, क्योंकि तुम लोग तो पैसे वाले हो, बच जाओगे। हाँ। हम गरीब लोग, ये महिलाएं, ये वृद्ध, ये जो गरीब देश हैं, इनके लिए जो परिणाम है वो और ज्यादा खतरनाक है। तो ये आवर कॉमन फ्यूचर नहीं हो सकता, ये बिल्कुल अलग है इन तबकों के लिए। और शायद इसीलिए भारत हमेशा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बिल्कुल बात करता है। बिल्कुल बिल्कुल इसको थोड़ा आप हमें समझाएं कि ये कैसे काम करता है। बिल्कुल। ये देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल आया था जिसमें ये कहते हैं कि हमें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना है। मतलब ये जो गैसेस हैं जो तापमान बढ़ाते हैं उसको कम करना है। अब इसमें डेवलप्ड कंट्रीज का रोल बहुत ज्यादा है। आपको पता होगा वो जब डेवलपमेंट होता है तो किस कॉस्ट पे होता है, अब वो Environmental फॉसिल cost फ्यूल, पर, एनवायरमेंटल हाँ, कॉस्ट हाँ, पे। तो जो अभी कंट्रीज डेवलपिंग है या फिर जो अभी डेवलप कर रही हैं खुद को धीरे धीरे, तो वो ये देखती हैं कि क्लाइमेट चेंज के तहत उनको डेवलप्ड कंट्रीज प्रेशर डालती हैं। विकसित जो राष्ट्र हैं वो कहते हैं कि भाई देखिए, कोयला कम जलाओ, पेट्रोल कम जलाओ। लेकिन अब ये देश, जो विकसित देश हैं, ये कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने पहले क्या किया था? सारी जो कहानी है, करतूत है जो इंडस्ट्रियल क्लाइमेट रेवोल्यूशन चेंज के की, बाद इन्हीं की की है। तो है। हाँ हाँ। तो जिम्मेदारी इन्हीं की ज्यादा होनी चाहिए ना। तो भारत वही पक्ष रखता है कि कॉमन है, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन ये अलग अलग है। बिल्कुल डेवलप्ड सही। कंट्रीज के लिए अलग है और हमारे लिए अलग है कॉमन। आप पहले पॉल्यूट कर चुके हो पहले कर चुके और हो, डेवलपमेंट ला चुके हो। बिल्कुल। अब जब हम डेवलप्ड हो रहे हैं तो हमारे ऊपर ये गिल्ट हमारे मत पास थोपो। पॉपुलेशन है, हमारे पास गरीब लोग हैं, उनको हम निकालें? भाई गरीबी से निकालोगे या पर्यावरण को बचाओगे? क्या करोगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना, उनको खाना भी चाहिए ना। हाँ। तो भारत अगर डेवलप नहीं होगा, खुद को डेवलप नहीं करेगा, तो गरीबी से कैसे निकलेंगे लोग? सही तो बात है। दोहरी मार हम नहीं झेल सकते ना। आप डेवलपमेंट के नाम पे हमें रोको और फिर गरीब भी हमारे पास बहुत है, इतनी सारी पॉपुलेशन है। तो इसलिए भारत कहता है कि कॉमन है बट हम Differentiated अलग है। अलग निभाएंगे, जी। हमारी अलग है। और मैं आपको एक बात बता दूं, भारत अभी सारे पैरामीटर्स में सबसे, जो बड़े देश हैं उन सब में सबसे आगे है पर्यावरण के मामलों में। चाहे वो हमारे पेरिस एग्रीमेंट के जो टारगेट हैं वो पूरे करने में हो, चाहे हमारा ग्रीन हाउस, ये सॉरी, जो आपकी ग्रीन एनर्जी है उसमें भारत सबसे अग्रणी है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने बनाया है। तो भारत बहुत नॉन अच्छा काम फॉसिल कर फ्यूल रहा है। में भी बिल्कुल बिल्कुल। हमने शायद पहले ही ईवी टारगेट ट्रांजिशन अचीव में कर हम लिया। काम कर रहे हैं, सोलर एनर्जी में हम काम कर रहे हैं, विंड एनर्जी पे हम काम कर रहे हैं। तो भारत काफी अग्रणी है, उसके एक्शंस जो हैं वर्ल्ड में सबसे बेस्ट हैं अगर बड़ी कंट्रीज को देखा जाए उनके हिसाब से। इतने बड़े पॉपुलेशन को बिल्कुल। रखने के बाद भी, सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे देश में है, बिल्कुल बिल्कुल इसके बाद भी अच्छा प्रयास आप बता रहे हैं कि हो रहा है। बिल्कुल। और एक बात इसमें और भी आप स्पष्ट करें कि जो बाकी और परिणाम है, आपने कई चीज़ों पे इसको जोड़ा है कि एक तो चलो इंटेंस हीट वेव चलती है जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। फिर आपने बताया कि इससे ट्रैफिकिंग के मामले बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि जो सबसे जो मार्जिनलाइज सेक्शन जिसको कहते हैं, कि जो वंचित और पीड़ित लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रभाव उन पर ही पड़ता है, बिल्कुल जबकि उनका कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस गैस में या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में कम सबसे है, कम होता है। बहुत कम है। तो ये तो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल और आपने दुर्भाग्यपूर्ण। बताया कि एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल विश्व की सरकारों का बन चुका है। जब ऐसे व्यापक लेवल पर एक कंसेंसस आ चुका है तो फिर इसका परिणाम क्यों नहीं दिखता है? देखिए, जब कहते हैं ना कि सबकी जिम्मेदारी, तो फिर वो किसी की भी जिम्मेदारी नहीं होती। भाई सब लोगों की जिम्मेदारी है पर्यावरण को बचाना। अब उसमें सब लोग कहते हैं कि यार मैं अकेला क्यों? कितने लोगों को अपने ऑफिस की याद आ गई होगी इनकी बात सुन के, कि अगर सबकी जिम्मेदारी है तो किसी की जिम्मेदारी किसी नहीं की है। जिम्मेदारी नहीं होती। हाँ। आप एक एक इंडिविजुअल जब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगेगा कि ये क्लाइमेट हमारा भी है, हर कंट्री सोचने लगेगी ये जो चेंज हो रहा है इसको रोकना है, तो फिर काम होगा। लेकिन जब तक सबकी जिम्मेदारी है तब तक नहीं होगा। और बहुत कड़े एक्शन आपको उठाने पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं तो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, बहुत जल्दी निकल जाएंगी। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, चूंकि आपने हीट वेव की बात की, तो हीट वेव में जनरली क्या होता है ना कि जो प्लेन एरियाज होते हैं, मैदानी भाग, हाँ। उसमें जब 40 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर हो जाए तब हीट वेव की संभावना घोषित करता है आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है। और जो आपके कोस्टल एरियाज हैं उसमें लगभग 37 डिग्री तक, और हिली ये एरियाज 3 डिग्री का इसलिए क्योंकि वहां पर उमस ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती उमस है ज्यादा होती है, इस सी पर भी के मैं पास। बात करूंगा।
और जो हिली एरियाज होते हैं पहाड़ी, उसमें 30 से ज़्यादा जब टेम्परेचर लगातार रिकॉर्ड होने लगता है, तो लगभग 4 साढ़े 4 से 6.7 डिग्री तक अगर तापमान ज़्यादा रिकॉर्ड होता है, हुँ। तो उसको हम हीट वेव डिक्लेयर करता है आईएमडी, और हाँ जी। उससे ज़्यादा अगर तापमान रजिस्टर होता है, तो उसको बोलते हैं हम सीवियर हीट वेव। अच्छा। अब इसकी मैं आपको छोटा-सा एक उदाहरण देता हूँ कि ह्यूमन जो बॉडीज़ हैं, वो डिज़ाइन है ऑपरेट करने के लिए और सस्टेन करने के लिए 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर। यानी 45 से डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है, तो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करने में, उसके साथ ढलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत में आएगी, अच्छा। और उसके चलते बहुत सारी दिक्कतें पैदा होने कइयों ने लगेंगी। हमें ये अनुभव भी किया ही होगा बिल्कुल। हम में से सब। अब आप बताइए दिल्ली का टेम्परेचर कितना चल रहा था अभी फिलहाल ही काफ़ी में? 45 के पार ही था रहा 50 है। के आसपास चल रहा था ना? हाँ, कुछ अब आप इलाकों में सोचो। 50 तक पहुँच गया था, बिल्कुल। बट अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो हाँ, मई-जून के कुछ 48, 49, पहुँचा 48, था। 49। अब आप सोचो जो हमारी बॉडी है वो डिज़ाइन्ड इस तरह से है जो 48 डिग्री सहन नहीं कर सकती, 40 से 45 के बीच में ही सहन कर सकती है। हाँ, हाँ। अब आप फिर कैसे चल रहे हो, आप सोचो कितना स्ट्रेस पड़ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मॉइस्चर और आप ले लोगे अकाउंट में, यानी कि आप कहते हो ना उमस जिसको हिंदी में, अगर उमस भी हो जाए, तो यही टेम्परेचर गिर के अपनी बॉडी के लिए जो सस्टेन कर सकती है वो हो जाता है 30 से 35 डिग्री। यानी अब आपकी बॉडी 30 से 35 के बीच में ही काम करेगी अगर उमस हो तो। अब आप सोचो रिक्शा वालों का, सही कैसे कह वो रहे इस हैं। टेम्परेचर में चल रहे कोई हैं। भी जो मज़दूरी कर रहा है, बिल्कुल। दिहाड़ी का काम कर रहा है, दोहरा डेली लेबर है। परिणाम है उनके लिए। ना सिर्फ वो कमाने के लिए दौड़ रहे हैं, जो मज़दूर हैं, जो वर्कर्स हैं, जो ईंट भट्टों पे काम कर रहे हैं, जो डेली वर्कर्स हैं, जो खेतों में काम कर रहे हैं, जो आपकी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उन सबका ज़्यादा योगदान नहीं है। वैसे एक बार मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे बताया था कि सर्दियों के दिनों में लेबर घट जाती है, गर्मियों में वापस आ जाती है। सर्दियों में थोड़ा वो बताते हैं कि वो आराम से सुस्ताने लग जाते हैं। शायद ये मतलब मुझे लगता है कंपल्शन की बात होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कोई ऑप्शन रहता नहीं है तो इसलिए काम हुँ, करना पड़ता है। यही है। ठीक है। हुँ, आपने बताया कि शहरों में गर्मी ज़्यादा बढ़ती है और उसका एक आपने रीज़न दिया कि शहर सो नहीं रहे हैं तो हील नहीं कर पा रहे हैं। जी। एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या यही एक कारण है या और भी कुछ कारण है कि कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं? और भी क्या-क्या इसमें रीज़न है कि हम लोग लाइफ़स्टाइल ऐसी नहीं रह गई है कि अब वो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाती है। तो अचानक से शहरों में इतने जो तापमान बढ़ गया है, इसका क्या-क्या कारण है? देखिए, बहुत सारे कारण हैं। एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट। यानी कि जो अर्बन सेटअप है हमारे इंडिया के खास करके, उनमें तापमान अगर आप नक्शे में देखोगे ना, तो अलग से लाल स्पॉट दिखाई देगा आपको हाँ, सैटेलाइट इमेज बिल्कुल, से। ये इमेज काफ़ी वायरल बिल्कुल। हुई है अभी। हाँ, तो उसमें ये जो लाल स्पॉट हैं, ये खास करके शहरों में दिखेगा। यानी शहरों का तापमान आस-पास के एरिया से 2 से 3 डिग्री और कई-कई केसेज़ में 5 से 6 डिग्री भी ज़्यादा है। आस-पास के जो जंगल एरिया हैं या पॉपुलेशन भी इसके लिए इसके पीछे बहुत है। सारे कारण हैं। पहला कारण जो सबसे बड़ा है, वो है व्हीकल्स। आप देखिए, अच्छा, कितना हाँ। व्हीकल्स हैं। दिल्ली में आप देखिए कितने व्हीकल्स हैं। सड़कों पे गाड़ियाँ लगी रहती हैं सबकी कोई यहाँ पे। किसी के पास पार्किंग की जगह नहीं है, पर कार घर में अगर 4 लोग हैं तो 3 या 4 कारें हैं। बिल्कुल सही कह रहे कहाँ हैं। खड़ी हैं? हाँ। सारी रोड पे खड़ी हैं। कितना एमिशंस होता है उनसे, नंबर 1। सर गाड़ी तो फिर स्टेटस सिंबल है ना यहाँ पर हमारे यहाँ। उसको तो अगर इस रेगुलेट करने जाओगे तो बैकफायर करेगा वही, वो। वही। तो करना होगा, लेकिन करना होगा। एक अकेला आदमी अगर कार लेके चल रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है फ्यूचर के लिए। आपको कम से कम कारपूलिंग करनी पड़ेगी, वो हम सॉल्यूशंस में देखेंगे। पर पहला कारण है इतने सारे ट्रांसपोर्ट में व्हीकल्स जो चल रहे हैं, रात भर व्हीकल चलते हैं। रात में भी आप कमी नहीं देखोगे व्हीकल्स में। गुड़गाँव, दिल्ली रोड कभी भी चले जाइए आप, बिज़ी हो जाता है रात हमेशा में बिज़ी ज़्यादा ये। रहेगा। ट्रक्स चलते हैं। दूसरा आप देखिए इंडस्ट्रियल सेटअप्स हैं आस-पास, आपके प्लांट्स हैं। आप दिल्ली में देख लीजिए बदरपुर प्लांट। हाँ, तो प्लांट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, एमिशंस हो रहा है, कहाँ जाएगा? उसका पॉल्यूशन है। रेफ्रिजरेशन और एसी, एसी का कितना यूज़ करते हैं हम लोग? इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ है। आप थर्मल कंफर्ट के लिए क्या यूज़ कर रहे हो? एसी। वो क्या हुँ। कर रहा है? ना सिर्फ वो थर्मल पावर प्लांट की जो एनर्जी है वो यूज़ कर रहा है, कहीं न कहीं वो भी पॉल्यूशन जनरेट कर रहा है थर्मल प्लांट, बल्कि आप शहरों में भी एसी के पीछे आप जाओगे तो भयानक वाली हीट, है ना? तो वो भी टेम्परेचर लेकिन बढ़ा रही है। कई जगहों पर तो एसी का इस्तेमाल वो बिल्कुल आप उसको विश अवे नहीं कर सकते हो। नहीं, वो नहीं कर तो सकते, हाँ, लेकिन कम तो कर सकते हैं ना। हम मान हाँ। लीजिए हम आप 18 डिग्री पे अगर बैठे हो, फुल गर्मी में, अच्छा, उसको हाँ। 24 पे कर दीजिए, 25 पे कर दीजिए, कुछ टाइम के एक बात लिए। बता दूँ कि हमारे एसी का टेम्परेचर बाय डिफ़ॉल्ट 24 डिग्री है क्योंकि हमारा रिमोट खो चुका है जी। और अब ये जानने के बाद मैं उसको ढूँढने भी नहीं वाला हूँ। बहुत तो अच्छी ये बात 24 पर ही रहेगा है। डिफ़ॉल्ट ताकि हम 24 पे रखिए। बिल्कुल इसको हम ठीक है। तो 3 कारण ये बताया मैंने। चौथा कारण है आप देखिए पूरा कंक्रीटाइज़ेशन।
पानी को आप जगह नहीं दे रहे हो, बारिश हुई, पानी पूरा बह जा रहा है, आपका ग्राउंड है कि वाटर मतलब रिचार्ज समुद्र में नहीं चला हो रहा जाता है। है, बिल्कुल, वो ग्राउंड वाटर अंडर नहीं नालियों जा पा से रहा है। चला जाता है, आपका अंडरग्राउंड जो वाटर टेबल है वो रिचार्ज नहीं हो रहा है, तो शहर पानी की कमी से जूझ रहे हैं हाँ, और ये आंकड़ा और बढ़ेगा। और आपको मैं इंटरेस्टिंगली बता दूं कि आने वाले समय में, ये मेरा डेटा नहीं है, ये यूएनएचआरसी, यूएन ह्यूमन राइट कमीशन का डेटा है कि जो मोस्टली पॉपुलेशन पलायन करेगी वो क्लाइमेटिक रीजन से पलायन करेगी, किसी युद्ध से नहीं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे, और 80% उनमें वुमेन होंगी। आप देख लेना, ये डेटा यूएनएचआरसी का है, ठीक है, अच्छा। और जो बढ़ चुका है, हमने देखा है बहुत सारी जगह से बढ़ रहा है ये पलायन। तो अब जो है आपने कंक्रीटाइजेशन कर दिया है, रोड बने हुए हैं, आप पहले जो कच्चा स्पेस होता था पहले के घरों में वो सब नहीं है, अब पानी रिस नहीं पा रहा है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीजें। इसके बाद आप देखेंगे तो बिल्डिंग्स का डिजाइन है वो फ्रेंडली तो डिजाइन अगर नहीं है। अगर बिल्डिंग सटी हुई हैं तो जी, उससे ये हो जाता है कि शायद वो एग्जॉस्ट पूरा निकल नहीं पाता है, या क्रॉस वेंटिलेशन ज़्यादा नहीं हो बिल्कुल, पाता है, बिल्कुल, ऐसा आप कुछ सही होता समझ है। रहे हो। अगर हवाएँ पास होती रहेंगी तो टेम्परेचर आपका मेंटेन रहेगा, हवाओं के मदद से वो हुँ। जाता रहेगा। लेकिन जब हवा आपके यहाँ पास नहीं हो रही, किसी बिल्डिंग को आप बंद करके बैठ के देखो एक बार, कैसा लगता है जब आप पूरा वेंटिलेशन बंद कर दो। हाँ, हाँ। तो वो शहरों के साथ हो रहा है, बिल्डिंग सटी हुई हैं बिल्कुल, हवा पास नहीं हो रही है, घरों का डिज़ाइन जो है वातावरण के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल नहीं है। आपने बताया कि काँच के बिल्डिंग्स बने हुए हैं, तो कैसे काम चलेगा? ये सारी चीज़ें हैं। हुँ। तो शहरों को आपको डिज़ाइन में चेंज लाना होगा, बिल्डिंग डिज़ाइन पे काम करना होगा। बिल्डिंग्स जो हैं वो सस्टेनेबल मटेरियल की बनाइए, आपका जो मटेरियल हो, रूफ हो जो, अब आप रूफ बना देते हैं मान लीजिए ब्लैक कलर की, क्या होगा उससे? ट्रैप हो जाएगी। आपकी हीट ज़्यादा से ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करेगा ब्लैक कलर। आप रूफ पे मटेरियल ऐसा लगाइए, पेंट ऐसा लगाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रकाश की किरणें हैं वापस स्पेस में परावर्तित हो जाएँ। हुँ। इसको हम कहते हैं एल्बिडो इम्पैक्ट। हाँ, हाँ, ठीक है? एल्बिडो। तो ऐसी आपको डिज़ाइन लानी पड़ेंगी। घरों में क्रॉस वेंटिलेशन आप बनाइए, जो कच्चा स्पेस है उसको मेंटेन कीजिए। कोशिश करिए कि रात में एक्टिविटी थोड़ी कम हो सके। ऑफ़िसेज़ जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा कि कैसे एसीज़ को, मतलब उनका यूज़ जो है वो कैसे वो थोड़ा मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बंद कर सकते हैं कंप्लीटली, लेकिन मिनिमाइज़ तो कर ही सकते हैं। टेम्परेचर 18 की बजाय 24-25 पे ऑपरेट करा सकते हैं। थोड़ा बिल्डिंग में डिज़ाइन करके उसको करा जा सकता वर्क है। फ्रॉम होम भी थोड़ा मदद करेगा इसमें। हाँ, जब घर पे एसी ना चलाओ तो फिर ठीक है वर्क फ्रॉम होम। अब घर पे भी हाँ, एसी चला हाँ, के हाँ। बैठ गए तो फिर ऑफ़िस में उसका भी, चल ही रहा है तो ऑफ़िस फिर में तो तो चलो काउंटर सामूहिक प्रोडक्टिव चल है। रहा था, घर में अलग-अलग सब चला के बैठ गए तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। सही तो कह वो रहे हैं। सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो ये एक नहीं कई कारण हैं बहुत जो सारे कारण हैं। शहर भट्टी बन रहे हैं, बिल्कुल, और ये सब आपने बड़े विस्तार से हम सबको समझाया। बिल्कुल। उपाय क्या है? सॉल्यूशंस पर आते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी विषय पर बात करेंगे, तो एक हम प्रयास करें कि हम उसमें कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल सकें। बिल्कुल। समस्या बताना शायद सबसे आसान काम होता है। हुँ। इसके उपायों की बात करते हैं। व्हाट आर द सॉल्यूशंस? देखिए, बड़े लेवल पे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हम ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकारों का काम रहेगा कि बड़े लेवल पे टारगेट सेट करें कि इस कंट्री को क्या करना है। 1.5 डिग्री जो मैंने आपको बताया उसको कैसे अचीव करना है, ये सरकारें करेंगी, ठीक है? सरकारें तो बड़े लेवल पे। करेंगी, बट एज़ एन इंडिविजुअल मैं आपको बताता हूँ, एज़ एन नागरिक हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो देखिए, हम अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप एसी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसको 18 की बजाय 24-25 पे ऑपरेट कीजिए, ज़्यादा नीचे मत लाइए। कोशिश कीजिए कि कम यूज़ करें। घरों की डिज़ाइन आप इस हिसाब से बनाएँ जैसे पुराने घरों में अहाते होते थे, बरामदे होते थे। आपकी बिल्डिंग जो मेन रूम है वो ढके हुए होते थे, तो उसमें बैठना कंफर्टेबल रहता था। आपके रोशनदान होते थे, अच्छा, आप ये खिड़कियाँ कह रहे हैं होती कि जो थी। आंगन वाले घर होते थे, वो ड्रेंच मतलब सनलाइट बिल्कुल, वहाँ पड़ती थी, बिल्कुल। बाकी आंगन की यही पुराने वाले घर की कमरे आप बात कर बिल्कुल रहे हैं ना? पीछे रहते थे। पीछे वहाँ पर उतनी वो रोशनी उतना नहीं, आपको नहीं आएगा। सनलाइट नहीं आप जा आराम से पाता था। बैठ सकते हो। प्लस हुँ, पुराने घरों में तो देखिए दीवारें भी बहुत चौड़ी होती थी हाँ। और लाइमस्टोन का वो यूज़ करते थे, चूने का। तो कंपैरेटिवली वो थोड़ा ठंडा रखता था उनकी बिल्डिंग को। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चूने के घर बनाइए, वहाँ हुँ, शिफ्ट हो जाइए। लेकिन लेकिन आप क्रॉस वेंटिलेशन पे काम कर सकते हैं। हाँ। घर में ऐसे जगह बनाइए जहाँ से हवा आ सके, जा सके आराम से। एसी का मैंने आपको बताया कम यूज़ कीजिए। आप व्हीकल अगर लेके जा रहे हैं तो एंश्योर कीजिए, अगर कार में जाना है तो 2 या 3 लोग हों तभी जाएँ, नहीं तो अकेले गाड़ी ना निकालें, हाँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, पब्लिक हुँ, ट्रांसपोर्ट में जाइए। तो इस तरह से छोटे-छोटे घर में आप अपना थोड़ा-सा कच्चा एरिया छोड़िए, पेड़-पौधों को आप अपने आस-पास लगाइए ताकि
थोड़ा पेड़ पौधों से भी आपके आसपास टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल रहता है, सिर्फ ऑक्सीजन देना ही काम नहीं है उनका। हाँ, हाँ, हाँ। पॉल्यूशन भी कम करते हैं, आपका टेम्परेचर भी रेगुलेट करते हैं, तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं बालकनी जिनको में जो लोग गमले लगाते हैं, बिल्कुल, उससे प्रभाव पड़ता है आपको लगता है? बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा ये है कि ये तो चलिए मैंने आपको बताया कि कैसे आप हीट वेव से संभल सकते हो, मतलब कंट्रीब्यूट कर सकते हो। बाकी इन जनरल भी मैं आपको बताऊँगा कि आप थोड़ा-थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे आप प्लास्टिक की बोतल को ना कह दीजिए, क्योंकि उससे प्लास्टिक बढ़ता है। अपनी खुद की बोतल ले लीजिए। अच्छा, मैं इन जनरल बता रहा हूँ क्योंकि कि आप प्लास्टिक की कैसे बोतल आप हर दिन 2-3 यूज़ कर लेते हो, जो छोटे बिल्कुल। वाली बोतल होती है। और वो कैसे रिसाइकिल होती हैं भारत जैसे देश में वो सबको पता है। कितनी रिसाइक्लिंग दर है हमारी वो हमें सबको अच्छे से पता है। यही बोतल के ढक्कन, यही बोतलें आपको सड़कों पर पड़ी मिलेंगी। ठीक है? तो मैं इन जनरल बता रहा हूँ अब आप कैसे एनवायरनमेंट के लिए कुछ-कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा आप प्लास्टिक को ना कहिए। ऐसा प्लास्टिक जैसे आप पॉलीथीन उसकी बजाय थैला ले जाइए, अपना खुद का बैग ले जाइए। पॉलीथीन का यूज़ कम से कम कीजिए। प्लास्टिक जो आप ऑर्डर करते हैं बहुत सारे आजकल प्लेटफ़ॉर्म है आपके घर पे होम डिलीवरी कर देते हैं राशन की। हुँ, किसमें आती है वो डिलीवरी? पॉलीथीन में। उससे और हुँ। ज़्यादा आपका क्या बढ़ता है? और कचरा बढ़ता है, प्लास्टिक वेस्टेज बढ़ता है। इसके साथ-साथ जो व्हीकल डिलीवरी करने आते हैं, उनकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है। तो इस तरह से आपको छोटी-छोटी हैबिट्स में ध्यान देना होगा हुँ। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि प्रो प्लैनेट पीपल बनना है हमें, तो वो सच में आपको करना होगा। लाइफ़स्टाइल जो कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया, वो यही है कि आपको अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंज लाना होगा, ताकि हम जो ये एक बड़ी समस्या है, उसमें कम से कम एक छोटा-सा कंट्रीब्यूशन कर सकें और हम जब करना स्टार्ट करेंगे ना, तो ये अपने आप होता जाएगा। हमें वेट नहीं करना है तो किसी का। व्यक्तिगत रूप से लोगों को इस पर बिल्कुल, कार्य करना आरंभ करना बिल्कुल, चाहिए, तभी जाकर के समाज और राष्ट्र के लेवल पर कुछ हो पाएगा। बिल्कुल। और सर, जहाँ तक सरकारों की बात है, तो देखिए, प्रजातंत्र में कुछ कमियाँ होती हैं। हुँ, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो आती है, उनका मैक्सिमम फ़ोकस अगले 5 साल का रहता है। बिल्कुल, तो चुनाव जीतना ही किसी भी सरकार की प्रजातंत्र में प्राथमिकता होती है, ये हम सबको से छुपा नहीं है। बिल्कुल। अब इसमें एनवायरनमेंट का रीज़न कितने हद तक जाता है? मैंने नहीं देखा कि किसी मेजर पार्टी ने भारत में पर्यावरण से संबंधित मुद्दे को अपने चुनावी मैनिफेस्टो में जगह दी हो। डर लगता है ना। डर लगता है, और हमें वोट नहीं पड़ हर रहा है हर ना। पार्टी को वोट चाहिए, सरकार चलानी है और अगर आपने मान लीजिए कह दिया कि आज से फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, मान लीजिए या आपने सब्सिडी कारपूलिंग कंपल्सरी है, कारपूलिंग कंपल्सरी है, वो तो सरकार आपको वोट वोट आउट हो मिलेंगे? जाएगी। हल्ला मच जाएगा पूरे देश में, ये लेकिन तो कभी ना फ्रीडम कभी पर तो एक तरह से लोग कहेंगे कि हमारे अधिकारों का हनन हो गया अधिकारों है। का आनंद है। तो वही है, इसलिए थोड़ा-सा सरकार कड़े निर्णय लेने से बचती है और हो सकता है फ्यूचर में ले ले, ऐसा साहस जुटा पाएँ, हम उम्मीद करते हैं और लेना पड़ेगा, देखिए, जब विकल्प नहीं बचेगा तब तो लेना लेना ही पड़ेगा। पड़ेगा। तो उस लेवल तक क्यों आना कि विकल्प ही नहीं आप छोड़ रहे हो? प्यास लगे तब कुआँ खोदो, इससे पहले आप अपना समाधान थोड़ा-थोड़ा पहले से ही सोच लो हाँ, कि भाई प्यास लगेगी तो हमारे पास पानी होगा कि नहीं होगा फ्यूचर में। दिल्ली और बैंगलोर को देखते हुए आपको सँभलने की ज़रूरत है। फ्लड्स के इवेंट आपके बढ़ रहे हैं देश में, उनसे आपको फ्लड्स के इवेंट जैसा आपने कहा, मुझे एक और चीज़ याद आ रही है जी। कि जैसे केरला में लगातार फ्लड्स आ रहे हैं। तो ये भी क्या कहीं न कहीं इससे संबंधित है, पर्यावरण संबंध बिल्कुल, आपका से? मैंने बताया ना कि अगर तापमान बढ़ेगा, तो बारिश का आने का सिलसिला और उसकी इंटेंसिटी दोनों ही चेंज होंगे। उत्तराखंड की फ्लड जो थी 2013 की, वो उसका एग्ज़ाम्पल है और उसके पीछे भी पश्चिमी विक्षोभ का कहीं न कहीं इनडायरेक्ट रोल था। कैसे, इसे थोड़ा-सा विस्तार से समझा दें? देखिए, पश्चिमी विक्षोभ जब आते हैं, तो वो आपके जो ऊपर के वातावरण है, उसमें पूरा मॉइस्चर भर जाता है और जब वातावरण में फुल मॉइस्चर रहेगा, तो वो आपका बहुत ज़्यादा रेनफॉल कॉज़ करेगा और बहुत कम टाइम में अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, तो उसे हम कहते हैं बादल फट गया। तो उत्तराखंड में यही हुआ था। इन अच्छा। जनरल वहाँ पे रेनफॉल अच्छा था, लेकिन चूँकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा था हमारे एटमॉस्फेयर में, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो गड़बड़ाए हुए थे, उन्होंने वहाँ पे डाला हुआ था। अब वो वाटर वेपर अगर बढ़ गया तो क्या होगा? बारिश पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। इसी तरह से आपके जो फ्लड्स आते हैं, इरेटिक इवेंट्स हैं, वो बढ़ेंगे फ्यूचर में। इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी और यही पश्चिमी विक्षोभ अगर गर्मियों में आना शुरू कर देंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं अप्रैल में आ रहे हैं, अभी मई में आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही कठिन समय लाने वाला है। क्यों, ऐसे ऐसा क्यों? वही मॉइस्चर सप्लाई कर देंगे और उस अच्छा, टाइम हमारे गर्मियों यहाँ में पे मॉइस्चर सप्लाई कर देंगे। मॉइस्चर सप्लाई करके ही वो हिमालय में ग्लेशियर्स और स्नोफॉल लाते हैं। हमारे यहाँ पे पंजाब में वो बारिश लाते हैं क्योंकि उनके पास मॉइस्चर है। अब यही मॉइस्चर अगर वो गर्मियों के आस-पास ले आएँगे जब हमारे यहाँ पे पहले से मानसून है
उस मॉनसून में आप सोचिए कि आप जलती आग में और घी डाल रहे हैं। ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। ह्यूमिडिटी नहीं, हाँ। आपको बारिश के लिए क्या चाहिए? वाटर वेपर। हाँ। जितना ज्यादा बारिश मतलब मॉइस्चर होगा उतना ज्यादा बारिश होगी। अब ये जो है मॉइस्चर ही तो ला रही है। अच्छा। तो मॉनसून के टाइम पे ऑलरेडी मॉइस्चर है और आप मॉइस्चर ऐड करोगे तो उत्तराखंड जैसी फ्लड आएंगी बारिश और ज्यादा और होगी। ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। और ये आईपीसीसी की रिपोर्ट में भी बयान करा गया है कि ऐसे तो इवेंट दुनिया और को बढ़ेंगे। पता है इन चीजों के बारे में, सबको पता है, जो देश है उनको अच्छे से पता है, जो सरकारों गुजर को रहे- पता है। सबको पता है। लेकिन बस वही है ना कि मैं नहीं आप नहीं मैं नहीं आप। अमेरिका जैसी कंट्री पेरिस एग्रीमेंट से भाग जाती है क्योंकि उनको लगता है कि ये उनके देश के एजेंडे के खिलाफ है। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो अपने डेवलपमेंट को रोक के क्यों करें? तो अभी ट्रम्प जो अपने आप को खींच लेते हैं पीछे। पिछले वर्ष जो दुबई में क्लाइमेट समिट हुआ था, जी तो उसमें भी मेजर देश नहीं गए थे, मतलब चाइना के हाँ, राष्ट्रपति वहां नहीं थे। बिल्कुल। पुतिन आए थे, लेकिन वो दुबई में समिट हुआ था, वो अबू धाबी में थे, अबू धाबी में थे। वहां नहीं गए थे। वही है ना कि एपैथी हम बोलते हैं ना जिसको, कि क्लाइमेटिक एपैथी बहुत ज़्यादा है। हम उसको इतना सीरियस होकर देख ही नहीं रहे हैं। सबको लगता है कि हमारे देश में होगा तो हम संभाल लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये देश की बात नहीं है। आपके यहाँ पे अगर कोई मतलब मैं कहूँ ग्लोबल वार्मिंग है तो वो कोई बॉर्डर देख के आएगी क्या? पाकिस्तान में आते हो, कोई दिल्ली में सरहद आते ना हो, उन्हें रोके। कोई सरहद रोक नहीं सकता ना। वो सारे ग्लोबल इवेंट हैं हाँ। और इन ग्लोबल इवेंट का दूरगामी परिणाम आप अमेजन बेसिन देखो। इस बार क्या हुआ है अमेजन बेसिन में? एल नीनो का ही इम्पैक्ट है, वहां पे बारिश नहीं हुई है। वहां का जो पूरा अमेजन फॉरेस्ट है वो काफी हद तक आप देखो उनकी फॉरेस्ट जो है पूरा सफर कर रहा है। उस एरिया में आग लग रही है टेम्परेचर अमेज़न बढ़ने को के शायद कारण। प्लेनेट का लंग्स कहते हैं लंग्स ना। कहते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं वो पूरे प्लानट को इतनी सारी कि उनको लंग्स बोलते हैं हम। अब वो पर्यावरण जो चेंज है वो हर कहीं पे इम्पैक्ट दिखाएगा। आर्कटिक चाहे मेल्ट होना हो, चाहे अमेजन के जंगलों में आग लगनी हो, चाहे इथोपिया में सूखा पड़ना हो, चाहे भारत में फ्लड के इवेंट्स बढ़ने हो, चाहे हीट वेव हो, हर जगह पे इसके परिणाम है। और ये ग्लोबली सब कनेक्टेड है। आप ये नहीं कह सकते कि ये आइसोलेशन में हो रहे हैं। तो इसलिए ग्लोबल जिम्मेदारी है वो लेनी पड़ेगी, वो निभानी पड़ेगी। एज एन इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं ये हमने बात की कि हम कैसे प्रो प्लानेट पीपल बन सकते हैं। काफ़ी विस्तार से आपने बताया, इस पूरे समस्या के जड़ तक गए और अलग-अलग इनके जो आयाम थे इस समस्या की, उस पर प्रेम जी ने हमें काफ़ी विस्तार पूर्वक बताया। साथ ही साथ ये भी बताया कि विकल्प ज़्यादा बचे नहीं हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है कि इनके बताए गए उपायों पर अपने व्यक्तिगत रूप से इस पर इम्प्लीमेंटेशन करना आरंभ कर दें। सरकारें जब काम करेंगी तब करेंगी, और इंडिविजुअल लेवल इंडिविजुअल लेवल पर हमें हमें अपने हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। चलिए प्रो प्लानेट पीपल बनते प्रो हैं। प्लैनेट बनते हैं। और इसके अलावा हमारे वीडियो को देख करके अगर कुछ कुछ एक दो लोग भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएँ तो ये हमारे लिए हमारे हमारा लिए आना अच्छी चीज़ है। सार्थक होगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी, इस पूरे विस्तार पूर्वक चर्चा के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।